अगर आप पेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं, अक्टूबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम है और आज से इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट जो होंगे पेट 2023 से रिलेटेड उसको आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा और बाकायदा ये पीडीएफ आपको जो होगी फ्री में यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कहाँ से और कैसे आप फ्री में से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन का लेवल बहुत सही है और यही आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। जो आपके सिलेबस में है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरे प्रश्न को तैयार किया गया है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को परचेज़ नहीं किया है, पेड आपको जो है तुरंत वहाँ पर जो पीडीएफ होंगे मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अभी ऑफ़र चल रहा है, मात्र 149 रुपये आप ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर बाई करने का लिंक दिया गया है। सबसे पहले आप जो है इस नोट्स के बारे में समझ लीजिए, फिर हम इस वीडियो को कंटिन्यू यहाँ पर पेट 2023 की तैयारी शुरू कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि पेट 2023 के अंतर्गत यूपी SSSC के द्वारा जो भी एडवर्टाइजमेंट निकाले जाएं उसकी मुख्य परीक्षा के लिए आप शॉर्टलिस्ट 100% हो जाएं, तो आपको एक बेस्ट नोट से पढ़ना है ताकि आप अच्छी तैयारी कम समय में कर सकें, क्योंकि चंद दिनों के बाद आपकी परीक्षा होने वाली है। मार्केट में मैंने बहुत सारी बुक्स देखी और सब में इररिलेवेंट जो डेटा है वो पाया, जो कि 2021 मैंने पेट दिया, 2022 मैंने पेट दिया और अब पेट 2023 की बारी है। तो मैंने सोचा आप सभी के लिए जो है नोट्स यहाँ पर हमारे द्वारा तैयार कर ली जाएं। तो नोट्स सभी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। कंप्लीट नोट्स आपको जो लेटेस्ट सिलेबस 2023 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसमें ये सब्जेक्ट आपके जो भी हैं वो सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है, जैसे इतिहास है, राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था, संविधान विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, रीजनिंग, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, अपडेट गद्यांश, ग्राफ व्याख्यान, डीआई आपको मिलेगा। मात्र 149 में ऑफर चल रहा है, आप इस नोट्स को खरीद सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर डायरेक्ट बाई करने का लिंक दिया गया है, या आप मुझे 5455 पर व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर भी आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। इस नोट के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा यूपी SSSC के द्वारा जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उनका टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मिलेगा, विस्तृत सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस 65 प्रैक्टिस सेट आपको विस्तृत हल सहित यहां पर हमारे संस्थान की तरफ से दिए जाएंगे। और मैं यकीन करता हूं कि अगर आप हमारे नोट्स को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो 99 परसेंटाइल आपकी 100% आ जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ पढ़ने की जरूरत है। सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स को पूरी तरीके से यहां पर तैयार किया गया है, जैसे आप स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने दिया हुआ है और ये डेमो मैं आपको यहां पर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप जो है नोट्स को खरीदने में आपकी आसानी हो और आपको अगर डेमो अच्छा लगेगा तो आप नोट्स खरीद सकते हैं। यहां पर जो नोट्स हैं सब कुछ यहां पर उपलब्ध है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपको तो नोट्स मिल जाएंगे और यहां पर आप देख सकते हैं जो लगातार लोगों ने नोट्स खरीदा हुआ है उनके फीडबैक आप यहां पर देख सकते हैं। कितनी अच्छी तरीके से यहां पर फीडबैक जो है दिया गया है। लगातार नोट्स जो है 149 में लोग खरीद रहे हैं, आप भी जो है खरीद सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, लिंक दिया गया है। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती की 99 रुपीस में कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, वो भी ले सकते हैं। और पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी कंप्लीट नोट्स हिंदी जीके मैथ्स रीजनिंग के उपलब्ध हो चुके हैं, जिसका प्राइस 199 यहां पर रखा गया है। सभी नोट्स खरीद सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, लिंक दिया। आइए आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और आपको कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर है उसको भी आपको बताना है, साथ साथ लास्ट में आपको स्कोर जरूर बताना है और जिसका ज़्यादा स्कोर रहेगा, करेक्ट स्कोर रहेगा, उसका नाम अगले वीडियो लेक्चर में लिया जाएगा। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है। और हाँ, अगर आप पेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिएगा, कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, लोथल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और लोथल कहाँ पर है? तो लोथल है भाई साहब गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। माप तौल से संबंधित सभी जो साक्ष्य हैं मोहनजोदाड़ो से मिले प्लस लोथल से मिले। लोथल से हमें हाथीदांत मिलता है और यहीं से हमें गोदीवाड़ा यानी डकयार्ड मिलता है और यहीं से हमें अग्निवेदिका भी मिलती है। और इसकी जो खोज है वो रंगनाथ राव यानी SR राव के द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो हमने इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम यहाँ पर कर दिया। आगे बात करेंगे, जो वेद शब्द हैं, वेद का अर्थ क्या है, वेद का मतलब क्या है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। वेद का मतलब होता है ज्ञान। अब यहाँ पर देखिए, वेद का अर्थ हमने यहाँ पर बता दिया ज्ञान है। और वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। और सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। वेदों के संकलनकर्ता को वेदव्यास कहा गया है, यानी वेदव्यास के द्वारा जो है वेदों का जो है संकलन किया गया। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, वेदों को अपरुषेय भी कहा जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों को वेद त्रयी भी बोला जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं काउंट करते हैं, बाकी तीनों वेद को काउंट करते हैं और चारों वेद मिलकर के जो है वेद संहिता कहते हैं इसको। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर आपको रखना है। तुगलक, लोदी, सैयद, गुलाम और खिलजी। तो इसका जो राइट आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। पहले यहाँ पर आएगा गुलाम वंश,
फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा खिलजी वंश, फिर यहाँ पर आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा सैयद, फिर आएगा लोदी। तो इस तरीके से आप इसको याद करने की देखिए एक हमने जो अपने हिसाब से ट्रिक बनाई है मैं आपको बता देता हूँ। हमने इसको इस तरीके से याद किया है GK TSL। देखिए GK हम पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पर G से गुलाम, K से खिलजी, T से यहाँ पर तुगलक और S से यहाँ पर सैयद और लास्ट में L से यहाँ पर लोदी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका टाइम पीरियड भी दे दिया गया है। आप इस PDF को जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच यहाँ पर लड़ी गई थी, आप यहाँ पर ऑप्शन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो राइट आंसर जो इसका जाएगा वो ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा, यानी हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी वो अकबर और राणा प्रताप के बीच यहाँ पर हुई थी, जिसमें अकबर विजयी रहा था और लड़ा गया था युद्ध 18 जून 1576 की ईस्वी में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आमेर के राजा मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में मुगल सम्राट अकबर सेना ने किया था, मतलब मान सिंह जो सेनापति थे अकबर के, वो जो है यहाँ पर अकबर का साथ दे रहे थे। और अगर हम बात करें, हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रृंखला का एक क्षेत्र है जो कि राजस्थान में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, किसके बीच लड़ा गया, कौन यहाँ पर जीता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवान, प्रिय या प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि अगर हम मौर्य काल पढ़ेंगे तो आपके पेट के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अशोक के बारे में बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। अशोक के बारे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अशोक ने 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया था। अशोक मौर्य का जो नाम था देवान प्रिय मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है। प्रियदर्शी को बोलते हैं देवों का प्यारा के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका था, मतलब नंद वंश का जो अंतिम शासक था घननंद, उसको हरा करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और बिंदुसार के बाद था अशोक। इस पॉइंट को याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब ये अशोक गद्दी पर बैठ रहा था तो उस समय कहाँ का राज्यपाल था। कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करना है। सी आप ट्रैंक्विलिटी स्थित है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे। फटाफट आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो चंद्रमा के साथ जाएगा, यानी सी आप ट्रैंक्विलिटी स्थित है चंद्रमा पर। और इसको जो है क्या कहा जाता है, शांत सागर भी बोला जाता है, जो कि चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का पृष्ठ भाग जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, पृथ्वी से हम नहीं दिखाई देते हैं, इसे ही शांत सागर बोला जाता है या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोला जाता है। तो समझ चुके कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है, वह भाग जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं, जिस पार्ट को हम देख नहीं सकते हैं, उसी को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी या फिर शांत सागर बोला जाता है, जो कि चंद्रमा पर स्थित है। किस नदी से राजस्थान नहर को जोड़ा गया है, राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो राजस्थान नहर को जोड़ा गया है सतलज नदी के साथ। राजस्थान नहर पंजाब में सतलज नदी पर स्थित हरिके बैराज पंजाब से निकाली गई है। सिंचाई के लिए निर्मित राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा की इस संयुक्त परियोजना का अब नया नाम इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखना है। दक्षिण भारत में प्रांतों की भाषाओं के वर्ग का सही चयन आपको यहाँ पर करना है, कौन किससे सुमिलित यहाँ पर हो पाता है। तो फटाफट इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर बताना है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगर हम ए की बात करते हैं तो पहले का दूसरा, केरल में आप सभी को पता है मलयालम बोली जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इसके अलावा कर्नाटक में अगर हम बात करें तो कन्नड़ बोली जाती है, और आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो तेलुगु यहाँ पर बोली जाती है। सभी भाषाएं आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ पर बोली जाती है। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नागालैंड की जो भाषा है वो क्या है। आगे बढ़ें, यहाँ पर सारी बातें यहाँ पर बता दी गई हैं, और लक्षद्वीप की भाषा भी मलयालम है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो सभी को पता है इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बांग्लादेश के साथ।
भारत की स्थलीय सीमा जो होती है 7 देशों के साथ यहाँ पर साझा की जाती है। इसके अलावा भारत की जो जलीय सीमा से श्रीलंका और मालदीव जो 2 देश हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा से पाकिस्तान और बांग्लादेश भी लगते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और विश्व में सर्वाधिक सीमाओं को छूने वाला जो देश है वो चीन है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर देखिए सारी हमने जो है सब कुछ यहाँ पर लिख भी रखा है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। बांग्लादेश की जो सीमा है वो 4096 जो है किलोमीटर है, और जो कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ यहाँ पर साझा करती है। जब आप पढ़ रहे हैं इस लेक्चर को तो आपके सामने एक मैप होना चाहिए, उस मैप पर आपको देखना है कि बांग्लादेश किन किन राज्यों को यहाँ पर टच कर रहा है। ऐसे ही चीन के साथ ये राज्य टच करते हैं, पाकिस्तान के साथ ये राज्य, नेपाल के साथ ये राज्य टच करते हैं। और हमने एक ट्रिक भी बनाई है इन सभी देशों के साथ जो भी राज्य टच करते हैं उनकी, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं उस ट्रिक को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। छोटी सी ट्रिक है, आपको बस एक कहानी की तरीके से बता देंगे और सभी देशों के साथ कौन कौन राज्य यहाँ पर टच होता बता दिया जाएगा। अफगानिस्तान के साथ केवल 106 किलोमीटर की सीमा लगती है, जो कि लद्दाख यहाँ पर टच होता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? मतलब उसने कहा था कि केवल जो आंदोलन है उसमें पुरुषों तक ही सीमित मत रखो, इसमें महिलाओं को भी सम्मिलित करो। तो किसने कहा था, किस जो है महिला ने कहा था? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कमला देवी चट्टोपाध्याय के साथ। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। 12 मार्च वर्ष 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह की शुरुआत किया था। इसके अलावा जो यह साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर स्थित है, 379 जो स्वयं सेवक हैं उनके साथ जा करके जो है इन्होंने अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट किया था और फिर यहाँ पर नमक कानून तोड़ा था। इसे गुजरात के तटीय शहर दांडी पहुंच करके समाप्त होना था। तो ये यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन था हमने बताया। फिर इसके अलावा 6 अप्रैल वर्ष 1930 को देखिए, 12 मार्च वर्ष 1930 से ये कार्यक्रम शुरू होता है, जो कि 6 अप्रैल वर्ष 1930 तक यहाँ पर चलता है और नमक कानून को यहाँ पर उल्लंघन किया था। और इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं, या यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर था, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने यहाँ पर कहा था कि आप महिलाओं को भी सम्मिलित करिए गांधी जी से। किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? राइट आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के साथ। आप सभी को पता है सर्वोच्च न्यायालय में जो है अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत जो मौलिक अधिकार हैं उनको यहाँ पर लागू करवाने की शक्ति जो है दी गई है। और संविधान के भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। मौलिक आपके जो अधिकार हैं वो यहाँ पर जो अमेरिका के संविधान है वहाँ से लिया गया है, और मौलिक जो कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिया गया है। इस पॉइंट को याद रखना है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है पूछा गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी से। इसका राइट आंसर जो जाएगा वो देहरादून के साथ यहाँ पर जाएगा। और देहरादून में कुछ स्थित जो अनुसंधान है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी यहाँ पर देहरादून में ही स्थित है। इसके अलावा दिल्ली में कुछ अनुसंधान संस्थान स्थित हैं, जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी AIMS स्थित है। मौसम विज्ञान संस्थान भी दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान भी दिल्ली में यहाँ पर स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जिसको NERI बोलते हैं, नेरी बोलते हैं, ये नागपुर में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। अब आपको बताना है यहाँ पर अभी हाल ही में तेलंगाना में एक जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर ओपन की जा रही है, जो कि पर्यावरण से ही संबंधित है। उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम बताना है। और सेकंड मैं बता दूं, सेकंड आपकी जो है वो बिहार में खुलने जा रही है। तो फर्स्ट तेलंगाना में खुल चुकी है, सेकंड बिहार में खुलने जा रही है। उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जो कि आपके पर्यावरण से ही संबंधित है। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है, तो राइट आंसर इसका बताना है
ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा रेपो रेट कहलाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर जाएगा लोकसभा के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होती है अनुच्छेद 75 के तहत। आगे यहाँ पर देखेंगे जो प्रधानमंत्री होते हैं अन्य मंत्रियों को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के रूप में जाना जाता है, यानी प्रधानमंत्री भी इसमें आते हैं, सभी मंत्री भी इसमें आते हैं। और ये जो है सभी जो नियुक्ति होती है मंत्रियों की वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर की जाती है। और मंत्रियों की जो कुल संख्या होती है लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। इस पॉइंट को भी याद रखना है। किस तापमान पर जल जो है जलवाष्प में बदलता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, और ऑप्शन नंबर सी है 100 के यानी 100 केल्विन। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? जो कि आप सभी से साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी जीएस तो पूछा ही जाएगा। डीआई के, मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के, इंग्लिश के सबसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वॉशिंग सोडा के साथ। और हम करंट अफेयर इस समय लिख रहे हैं, जैसे ही हमारी तैयार हो जाती है तो एक साथ हम जो करंट अफेयर होगी वो कंप्लीट करवा देंगे सितंबर लास्ट तक या फिर 10 अक्टूबर तक। 10 अक्टूबर से ज़्यादा करंट अफेयर पेट में आनी ही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर वॉशिंग सोडा को। चूना पत्थर को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO बोलते हैं। वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। मार्बल यानी संगमरमर को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को देखते ही बता देना है। राइट आंसर इसका यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 12 जनवरी को। और ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है इस दिन, और इससे ही जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में यहाँ पर मनाते हैं। कुछ अन्य दिवस हैं जैसे 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस। अब तो नए नए दिवस UPSSC पूछने लगा है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस आप सभी को पता है मनाया ही जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। और पेपर आसान नहीं आएगा, जिस तरीके से पेपर अभी आ रहा है जूनियर असिस्टेंट का, मुख्य सेविका का, इससे पहले जो भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं आपने अगर देखा होगा पैटर्न UPSSC का, तो अब वो पैटर्न बदल रहा है। यानी आपको हर तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको ऊपर ऊपर पढ़ने की अब ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डिटेल पढ़ने की ज़रूरत है। और अच्छे तरीके से आपको किताबें ही पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपको अच्छे तरीके से जो भी किताबें हैं अच्छे एप्लीकेशन की उनको पढ़िए। पेपर इस बार का बिल्कुल यहाँ पर जो है टफ आने वाला है। बिल्कुल भी आप ये मत समझिए कि पेपर हल्का रहेगा। पेपर हल्का बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं रहने वाला है। 9 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। साथ ही साथ 28 जनवरी को डाटा प्राइवेसी डे और 30 जनवरी को शहीद दिवस। तो जनवरी महीने के जो भी यहाँ पर दिन थे हमने आपको यहाँ पर बता दिया। मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी जो अस्थि है यानी हड्डी है उसका आपको बताना है। तो आप सभी को पता है आपके कान में ये हड्डी पाई जाती है, और इसी वजह से इसका जो राइट आंसर होगा स्टेपीज के साथ जाएगा। सबसे छोटी स्टेपीज हो जाएगी, सबसे बड़ी आपकी भाई यहाँ पर फीमर हो जाएगी। फीमर कहाँ है? ये जांघ की हड्डी है, पैर की हड्डी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे यहाँ पर एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की जो सामान्य मात्रा होती है वो कितने लीटर यहाँ पर होती है? तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ 5 से 6 लीटर यहाँ पर जो रक्त है वो पाया जाता है मनुष्य के शरीर में। और रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, याद रखिएगा। एक स्वस्थ वयस्क के मनुष्य के शरीर में सामान्य मात्रा में 5 से 6 लीटर जो होता है वो रक्त होता है, जो शरीर के भार का 7 से 8% होता है। रक्त गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल रंग का एक संयोजी ऊतक है। और इसका पीएच मान पूछ लेते हैं, तो पीएच मान भाई साहब इसका है 7.4। और अब आपको बताना है 7 पर देखिए उदासीन हो जाता है, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन हो जाता है। जैसे आपका जल यानी H2O जल जो होता है, जल एक क्या है? उदासीन है, पीएच मान उसका 7 है। लेकिन 7 से जैसे कम होता है 1 से लेकर के 7 तक, 1 से लेकर के 6 तक जितने भी मान होते हैं वो सब होते हैं अम्लीय।
ठीक है। और 7 के बाद जितने भी होते हैं 8 से लेकर के वो होते हैं क्षारीय। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे अम्ली में सिरका आपका आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थी? तो इसका राइट आंसर आप सभी को यहाँ पर बताना है। पहली महिला अध्यक्ष की बात यहाँ पर कही जा रही है, तो पहली महिला अध्यक्ष यहाँ पर हो जाएगी एनी बेसेंट। और जब आपसे कहा जाता पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो राइट आंसर जाता श्रीमती सरोजिनी नायडू वर्ष 1925 कानपुर के साथ। लेकिन यहाँ पर पहली महिला अध्यक्ष की बात केवल कही गई है, इसी वजह से श्रीमती एनी बेसेंट जी के साथ यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। और यहाँ पर वर्ष 1917 में कोलकाता में संपन्न हुए कांग्रेस के 32वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यहाँ पर जो है एनी बेसेंट जी ने यहाँ पर किया था। तो ये यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे तो एनी बेसेंट ने सितंबर वर्ष 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना भी किया था। और बाद में होम रूल लीग आंदोलन से कौन जुड़े थे उनका नाम आपको बताना है। मैं बता देता हूं, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, उन्होंने वर्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर किया था। तो ये कंप्लीट 20 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किया है। इसको हम 50 क्वेश्चन तक ले जाने वाले हैं। मैटर टाइप लगभग हो चुका है 3-4 और प्रैक्टिस सेट का, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैं लाइव पढ़ाना चाहता हूँ, चूँकि अकेले पढ़ाने से मज़ा नहीं आता। जब आप लोगों को कमेंट यहाँ पर साथ साथ बराबर आते हैं तब ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसकी जो टाइमिंग है वो क्या रख दी जाए। टाइमिंग आप शाम की बताइएगा या सुबह की बता सकते हैं, जो भी आप अपने हिसाब से टाइमिंग रखेंगे, जो भी आप टाइमिंग बताएंगे उसके हिसाब से हम लाइव शेड्यूल इसका कर लिया करेंगे। और 50 क्वेश्चन का डिस्कशन ऐसे ही कर दिया करेंगे, प्लस करंट अफेयर हम पढ़ा देंगे। तो GS पोर्सन हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। बाकी आप पेड कोर्स आप हमारा ले लीजिए, पेड जो PDF है उनको ले लीजिए, वहाँ से आप फटाफट पढ़ लीजिए। हमने बहुत ही क्रिप्स डेटा रखा हुआ है, अपने हैंड रिटन भी डेटा दिया है, प्लस कंप्यूटराइज भी डेटा दिया है। दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको पढ़ लीजिए। तो वहाँ से आप कंप्लीट कर लीजिए, प्लस प्रैक्टिस हम डेली यहाँ पर करवा ही रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो करंट अफेयर होगी उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे। और स्टैटिक जीके की जो मैराथन होगी उसको भी हम ले आएंगे। स्टैटिक जीके वही जो हमने पेड PDF में दिया है, जो आप जोड़ेंगे वही स्टैटिक जीके हम, मुझे लगेगा 2 घंटे, उसको हम कंप्लीट करवा देंगे। तो इस तरीके से GS पोर्शन पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब साइंस भी हम कंप्लीट ही करवा देंगे। अब बचेगा मैथ, बहुत बेसिक आएगा, आप कहीं से पढ़ लीजिएगा। DI वगैरह जो होगी वो हम अगर करवा पाएंगे तो करवाएंगे, नहीं तो फिर आप कहीं और से देख लीजिएगा, जो हमने नोट्स दिए हैं वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से मैं इतना कर दूंगा कि आप एक अच्छा स्कोर यहाँ पर पेट 2023 में ला सकते हैं। और इससे आचार संहिता से पहले जो लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले 2 या 3 जो बड़े विज्ञापन हैं वो देखने के ज़रूर मिलेंगे। एक मैं कह सकता हूँ कि लेखपाल का भाई जो नया विज्ञापन है वो ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी थी। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, ये PDF आप जो है कहाँ से ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। वहाँ से इस PDF को डायरेक्ट जो है जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर आपको MMB टीचिंग पॉइंट इस चैनल के नाम से सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 19,000 प्लस लोग वहाँ पर ऐड हैं, जुड़ जाइए और वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं। और बाकी मैं WhatsApp ग्रुप पर भी इस PDF को शेयर कर देता हूँ, WhatsApp ग्रुप से भी जुड़ जाइए। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में WhatsApp ग्रुप का जो लिंक है वो दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।